जो संदिग्ध महिला पकड़ी गई हैं उनके एक्स हस्बैंड से हमारी बातचीत हुई है, उनके बच्चों से बातचीत हुई है। उसका और डिटेल हम लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एक लिबरल लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सभी लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं। अरे अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते हैं। सम्मिलित होना बताया गया है, वो क्या जान रहे हैं वो वही जाने। This government is not going to just keep quiet. अभी भारत सरकार ये नहीं बता पा रही है इतने बड़े वाकये के पीछे जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। ये कौन सी कार थी जिसे दिन भर तलाशा गया और कहां मिली आखिरकार? साजिश के हिस्सेदार कौन है? संदिग्ध डॉक्टरों के नाम की लिस्ट में और कौन से नाम शामिल हुए? अल फलाह यूनिवर्सिटी से कौन सा नया डॉक्टर फरार हुआ और क्यों यूनिवर्सिटी को बयान जारी करना पड़ा? बात करेंगे लखनऊ से बरामद हुए इंटरनेशनल सिम कार्ड और संदिग्ध डिवाइसेस की। दिल्ली, फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक बिछे तारों को तथ्यों की मदद से टटोलेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे 4 महीने पहले साजिश का प्लान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बनना शुरू हुआ था। इस सेतर एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल की भी बात करेंगे। कौन जीत रहा है एग्जिट पोल के आंकड़ों में? नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार दिल्ली कार बम धमाके को आतंकी हमला मान लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने इसे कहा कि एक जघन्य आतंकी वारदात है और एक प्रस्ताव भी पारित किया कि इस हमले के दोषियों, साजिशकर्ताओं और उनके मददगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा, श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की। और एक बात और कही कि आतंकवाद की किसी भी फॉर्म के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति बनी हुई है और वो कंटिन्यू रहेगी। और जिन देशों ने भी भारत के साथ इस हमले के बाद सॉलिडरिटी जताई है, कैबिनेट के प्रस्ताव में उनको धन्यवाद भी कहा गया। ये भी कहा गया कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। तो ये था कैबिनेट का प्रस्ताव, लेकिन सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि 48 घंटे आखिर क्यों लग गए मोदी सरकार को इस वारदात को आतंकी हमला मानने में। सबसे पहले तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए जिसमें i20 कार में हुआ धमाका दर्ज हुआ। आप देख सकते हैं कि लाल किले के सामने चांदनी चौक में एंट्री करने वाली सड़क के पास गाड़ियों और लोगों की भीड़ जमा है, जाम लगा है, इसलिए गाड़ियां धीमी गति से मूव कर रही हैं। शाम के वक्त इस इलाके में एकदम सामान्य सा दृश्य, अचानक ही लाइट फ्लैश होती है, यानी धमाका होता है। अब आगे की बात है। DL10C के 0458 ये उस गाड़ी का नंबर है जिसे आज दिन भर तलाशा गया और अंततः ये मिल गई। फरीदाबाद के खंदावली से एक घर के बाहर पार्क थी। अब इसकी जांच हो रही है। लाल रंग की ये फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी डॉक्टर उमर नबी की बताई जा रही है। क्या अपडेट है इस गाड़ी के बारे में? नवंबर 2017 में इस गाड़ी को रजौरी गार्डन RTO में रजिस्टर कराया गया था। जांच में पता चला कि रजिस्ट्रेशन के लिए उमर नबी ने एक फेक एड्रेस का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन में इस गाड़ी का भी इस्तेमाल सेकेंडरी व्हीकल के तौर पर हुआ। एजेंसियों को आशंका थी कि इस गाड़ी में भी विस्फोटक और हथियार हो सकते हैं, इसलिए इलाके को घेर कर उस एंगल से भी जांच हुई। गाड़ी से इधर पुलिस को तलाश एक और डॉक्टर की है, नाम डॉक्टर निसार उल हसन। जम्मू कश्मीर सरकार ने कथित देश विरोधी गतिविधियों के चलते डॉक्टर निसार को साल 2023 में बर्खास्त कर दिया था। तब ये श्रीनगर के SMHS अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। इसके बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बताया जा रहा है कि 10 नवंबर से ये गायब चल रहे हैं। इन 2 बड़े डेवलपमेंट से इतर एक और बड़ा बदलाव आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 नवंबर को भूटान के 2 दिन के दौरे से लौटे। दिल्ली में कदम रखते ही LNJP अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की। एक्स पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा। विपक्ष ने भी इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की, लेकिन सुरक्षा चूक पर सवाल भी उठाए। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। पहलगाम के बाद एक बार फिर हमारे 12-13 भाई भारतीय, उनको मार दिया गया। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कश्मीर के अंदर पहलगाम हुआ, आज तक ये नहीं पता चला कि वो लोग जो जिम्मेदार थे वो कहां भाग गए। पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ आज तक नहीं पता चला। अमित शाह जी सिर्फ मीटिंग्स ले रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है, तो ऑपरेशन सिंदूर तो अभी बंद नहीं हुआ है। भारत सरकार तो कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अगर पाकिस्तान का हाथ है तो फिर किस बात का इंतजार है?
ये तो थे ताज़ा अपडेट। इससे इतर आज पूरे दिन कुछ चिंता बढ़ाने वाले खुलासे भी हुए। हमने आपको बताया कि अब तक इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के 4 प्रमुख चेहरे सामने आए हैं और अब इनके बारे में अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। मसलन गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल शकील के फ़ोन डेटा से पता चला कि उसने इस साल जनवरी में लाल किले के आसपास रेकी की थी। उमर नबी भी उसके साथ था। एजेंसियों को शक है कि 26 जनवरी के दिन लाल किले को निशाना बनाने का प्लान था, लेकिन सुरक्षा इंतजामों के मद्देनजर आरोपियों ने पीछे हटने का फैसला किया। चिंता बढ़ाने वाली एक खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से भी आई, जहां इस टेरर मॉड्यूल की एक प्रमुख महिला मेंबर डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई परवेज अंसारी को एक दिन पहले हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उनके घर पर रेड हुई। अब तक क्या मिला वहां से? 6 मोबाइल फ़ोन, 3 चाकू, इंटरनेशनल कॉलिंग कार्ड और कई सारे डिजिटल डिवाइस मिले हैं। एजेंसियों का कहना है कि इनके जरिए अंसारी जम्मू कश्मीर के अपने सूत्रों के संपर्क में था और इंटरनेशनल कार्ड के जरिए विदेशी हैंडलर्स के ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के मुताबिक अंसारी ने एक ऐसा सिस्टम भी डेवलप किया जो सिग्नल ट्रेसिंग से बचने में मदद करता था। उसके पास से एक कंप्यूटर भी बरामद हुआ और एक डिस्क भी। एजेंसियों को उम्मीद है कि इनसे पुख्ता सबूत मिल जाएंगे। अंसारी का एक लिंक सहारनपुर में भी स्टैब्लिश हुआ। सहारनपुर से ही पुलिस ने इस मॉड्यूल के एक और संदिग्ध डॉक्टर आदिल अहमद राठर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने अंसारी की जिस गाड़ी को जब्त किया उसका रजिस्ट्रेशन सहारनपुर में ही हुआ था। 41 साल का परवेज अंसारी शाहीन शाहिद का छोटा भाई है। लखनऊ के एरा मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS पूरी की। आगरा मेडिकल कॉलेज से MD की डिग्री ली। जुलाई 2021 में बतौर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर इंट्रीगल यूनिवर्सिटी में काम करना शुरू किया। 7 नवंबर को उसने अपना इस्तीफा भेजा, ये कहते हुए कि किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करने जा रहा है। अपना सामान लेने के लिए भी वापस नहीं लौटा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसे राठर की गिरफ्तारी की खबर मिल गई थी। इधर 46 साल की डॉक्टर शाहीन शाहिद के बारे में भी और जानकारियां आ रही हैं। पता चला कि वो भारत में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग को लीड कर रही थी। आतंकी सरगना और भारत के टॉप दुश्मनों में शामिल आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के संपर्क में थी। डॉक्टर शाहीन की शादी महाराष्ट्र के रहने वाले डॉक्टर जफर हयात से हुई थी। बाद में दोनों अलग हो गए। इस बीच डॉक्टर जफर और शाहीन के जानने वाले दूसरे लोगों के भी रिएक्शन आए। हम आए घर की तलाशी में, बस और घर की तलाशी में क्या क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। हम बार नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए तो भी नहीं बताएंगे। अरे अपनी सफाई में कुछ तो रखिए। हमारी सफाई हमारा दिल है, बस आप मेरे दिल की बात नहीं जानते हैं। वजह क्या रही कि वो ज़्यादा पढ़ लिख गए थे तो वो चले गए यहाँ से। अब हम जो है मतलब इस लेवल तक नहीं पहुँच पाए तो हम वहीं रह गए। हम लोग एक लिबरल लोग हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना, सभी लोगों के बीच में हम लोग रहे हैं। कभी इस तरह कोई वैसा नहीं था हम लोग। जैश के लिंक के साथ ही तार अब सीमा पार भी जा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के जरिए जानकारियां दी जा रही हैं। जैसे पिछले 3-4 महीनों से एक बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। जैश-ए-मोहम्मद के साथ साथ लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स एक्टिव रोल निभा रहे थे। आतंकियों के इंटरसेप्ट किए गए कम्युनिकेशन से इसके सुराग मिल रहे थे। जानकारी के मुताबिक अगस्त से अक्टूबर के बीच पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में अलग अलग आतंकी हैंडलर्स का जुटान हुआ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और सेना के सीनियर अफसर भी इसमें शामिल हुए। भारत में निष्क्रिय पड़े आतंकी स्लीपर सेल्स को फिर से एक्टिव करने की बात तय हुई। फंडिंग को फिर से शुरू करने के नए तरीके ईजाद करने पर सहमति बनी। लोगों को ब्रेन वॉश कर फिदाइन हमले के लिए रेडी भी करना था। फिदाइन यानी आत्मघाती। भारत में कई जगहों पर बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और शायद इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। इसी क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का रिक्रूटमेंट करने के लिए श्रीनगर में पोस्टर लगाए गए, जिनकी जांच करते करते जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंची और अब ये यूनिवर्सिटी भी जांच के रडार में है। 70 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी के इतिहास भूगोल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ताज़ा अपडेट ये कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने बयान जारी किया, कहा कि उसका गिरफ्तार किए गए संदिग्धों से कोई लिंक नहीं, सिवाय इस बात की लोग यहाँ पर काम करते थे। ग्राउंड पर मौजूद हमारे साथी सिद्धांत मोहन ने भी हालात का जायजा लिया। अल फलाह के गेट दरवाजे बंद हैं, अगर आप देख सकते हैं दरवाजे बंद हैं। सारे मीडिया चैनल्स वगैरह पत्रकार वगैरह बाहर बैठे हुए हैं, कैमरे वैमरे लगे हुए हैं, कुछ लगे हैं इधर भी, कुछ लगे हैं उधर भी। मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, लेकिन कई धर्मों के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं। अल फलाह के बारे में कहा यह भी जाता है कि इस इलाके में जामिया मिल्लिया इस्लामिया और थोड़ा दूरी पर जाने पर AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद एक और मेजर सेंटर है ये इस्लाह पाने का। सुबह से ही अधिकारियों की गाड़ियां अंदर जा रही हैं, छात्र बाहर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल कैसा है? छात्र बता रहे हैं कि इतना कुछ खास टेंस नहीं है अंदर माहौल, लेकिन कुछ छात्रों को हिदायत दी गई है कि बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, आप उनसे बात न करें। जाहिर सी बात है, छात्र क्यों बात करेंगे? यूनिवर्सिटी प्रशासन को जवाब देना है, उन्हें सवालों का सामना करना चाहिए। हरियाणा और यूपी के बाद अब फोकस कर रहे हैं जम्मू कश्मीर पर, जहां लगातार धरपकड़ हो रही है। जम्मू कश्मीर में इस टेरर मॉड्यूल का एक अहम किरदार है मौलवी इरफान, जो पहले डॉक्टर हुआ करता था।
इरफान पर युवा डॉक्टरों को ब्रेन वॉश का आरोप है। एजेंसियों ने उसके लिंक डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल से स्थापित किए हैं। मौलवी इरफान इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और जैसे जैसे जानकारी मिल रही है एक्शन का दायरा बढ़ता जा रहा है। मसलन जम्मू कश्मीर पुलिस ने 12 नवंबर को शोपियां, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला और गांदरबल में कई जगहों पर छापेमारी की। 1000 से ज़्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया, जिसमें ओवरग्राउंड वर्कर, जमात इस्लामी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। अकेले कुलगाम से ही करीब 500 लोगों को डिटेन किया गया। एजेंसियों के मुख्य निशाने पर है घाटी में बैन संगठन जमात इस्लामी, जिसके लोगों से जुड़े 300 ठिकानों पर पुलिस ने अब तक छापेमारी की है। जांच में जमात इस्लामी के सदस्यों का पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क भी सामने आया। पुलिस का मानना है कि संगठन बैन होने के बाद भी गुप्त तरीके से सक्रिय है। छापेमारी में आतंकी प्लान और फंडिंग के रिकॉर्ड मिले। मोबाइल, डिजिटल डिवाइस और एन्क्रिप्टेड चैट्स मिलने की बात भी सामने आई। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। जो उमर था, डॉक्टर उमर, जो मास्टरमाइंड इस मॉड्यूल का समझा जाता है, तो उसकी जो साजिशें थी या उसका जो प्लान था बहुत बड़ा था। यानी कि 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन डे है, उसके आसपास वो दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेंसेशनल ब्लास्ट करना चाहता था। तो ये जो हमारे सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो एक तथ्य बाहर निकल के आया है और ये क्वेश्चनिंग में उनको पता चला है। वहीं अगर आप इस मॉड्यूल की बात करें, जैसे हम कल से कह रहे हैं कि ये शुरुआत तो बहुत छोटी हुई थी। जम्मू कश्मीर पुलिस समझी थी कि ये पोस्टर है, एक लोकल थ्रेट है और लोकलाइज्ड टेरर प्रोपेगेंडा है। लेकिन जब वो इसकी तह में गए तो बहुत बड़ी चीजें धीरे धीरे बाहर आई और फिर सभी कुछ एकदम से, जब फरीदाबाद में जो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया उसके बाद साफ तौर पे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया। तो आज सिचुएशन ये है कि न सिर्फ इस टेरर मॉड्यूल और इसके आसपास की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बल्कि जो इसके बाहर निकल के 8 से 900 ऐसी लोकेशंस हैं जहां साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही टाइम पे जम्मू कश्मीर की पुलिस ने रेड्स किए हैं पूरी घाटी में। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये इस तक जो है महदूद या रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहा है, बल्कि पुलिस अब ये देख रही है कि कहीं ऐसे और मॉड्यूल तो नहीं है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में, और ऐसे स्लीपर मॉड्यूल, व्हाइट कॉलर, जहां ऐसे डॉक्टर या फिर पढ़े लिखे लोग हैं जो कि दिन में कुछ और करते हैं और उनका एक दूसरा चेहरा भी है, यानी कि इनका दूसरा एस्पेक्ट है, रेडिकलाइज्ड है, एक मिशन पे है, एक उनकी जो सोच है, और वो उन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि अपनी फैमिली, अपने जो बहुत करीबी हैं उनसे भी दूर रखी है। तो उनको आइडेंटिफाई करना एक बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जमात इस्लामी की आप बात करो, जिनका इस मौलवी इरफान से लिंकेज मिला है, उसके बाद जो पुराने जमात के काडर है उनके खिलाफ आज कार्रवाई हुई है। कई इनफैक्ट सैकड़ों की तादाद में जो पुराने ऑपरेटिव्स, यानी कि जो पास्ट में सबवर्सिव एक्टिविटीज या एंटी नेशनल एक्टिविटीज में जुड़े थे, उनको पकड़ा गया है, उनकी पूछताछ चल रही है। ये पूरी कहानी विक्टिम्स की बात किए बिना खत्म नहीं हो सकती। मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है जो ये बता रही है कि धमाका कितना भयावह था। जानकारी के मुताबिक कई मृतकों की हड्डियां बुरी तरह से टूटी पाई गईं। सिर, कान, फेफड़ों और आंतों में ट्रॉमा के निशान देखे गए। शरीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो जोर से सड़क या दीवार से टकरा गए हों। अब चलते हैं बिहार। बिहार में वोटिंग के फाइनल आंकड़े आ गए हैं। साल 1951 के बाद बिहार में सबसे ज्यादा वोट इस दफे पड़े। दोनों चरणों में मिलाकर कुल 66.91% वोटिंग हुई है। पहले चरण के बाद जेंडर वाइज आंकड़ा जारी नहीं करने पर विपक्ष चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा था। आयोग ने दूसरे चरण की वोटिंग के बाद लिंग के हिसाब से आंकड़े जारी कर दिए हैं। महिलाओं ने रिकॉर्ड वोटिंग की, पुरुषों से 8.8% अधिक। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज 71.6% रहा, वहीं पुरुषों का 62.8%। आना जाना भी चल रहा है इन सबके बीच। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। वजह स्थानीय लीडरशिप से मतभेद। बोले इस्तीफे का मन पहले बना लिया था, लेकिन चुनाव के बीच पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। ने लिखा है कि मैं दुखी मन से भेज रहा हूं। ये आपस का हम लोगों का मेरी पार्टी के कुछ नेताओं का और मेरे मतभेद की वजह कर हुआ है। लेकिन मैंने ये भी लिखा है साथ में कि मैं पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों का शुभचिंतक बना रहूँगा। मैं सदस्यता से मैंने त्यागपत्र दिया है। पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों से मेरा कोई विरोध नहीं। बिहार में वोटिंग के बाद अब बारी है नतीजों की, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बात करते हैं। एक्सेस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 और महागठबंधन को 98 से 118 के बीच सीटें मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल है, इसकी प्रासंगिकता सिर्फ 14 तारीख तक के लिए होती है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।